हेलो क्लास एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। वेक्टर जो है ये आपको 3D का जो चैप्टर है उसका बेस देता है। अगर आप वेक्टर्स अच्छे से समझ पाते हैं तभी आप 3D के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। बहुत से बच्चे जो फिजिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें हल्का आइडिया होता है कि वेक्टर्स क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, बट लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, किसी भी और बैकग्राउंड से हैं, उन्हें इस बारे में आइडिया नहीं होता। और मैं अपने इस लेक्चर में भी डिस्कशन ऐसे यही मान के चलूंगा कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसे वेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है वेक्टर्स क्या चीज़ होती है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। चलिए एक बार मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में वेक्टर्स होता क्या है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज आप देखते हैं वो दो टाइप की होती हैं। जो भी क्वांटिटीज आप मेजरेबल हैं, जो आप देख सकते हैं, वो दो टाइप की होती हैं। या तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या फिर वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब जो क्वांटिटीज स्केलर है उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काम करता है। जैसे कि अगर आप बाजार में जाते हैं, बाजार जाके आप देखते हैं कि आप दुकानदार को बोलते हैं कि एक मुझे क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ कपड़ा खरीदना है जो कि अभी बनाया नहीं गया है, कपड़ों में कन्वर्ट नहीं किया गया है, एक कपड़ा खरीदना है आपको, तो आप उसे जाके बोलते हैं कि मुझे एक क्लॉथ दे दीजिए। वो आपसे ये पूछता है कि कितना मीटर लंबा क्लॉथ आपको दूं। कभी वो ये डायरेक्शन नहीं पूछता कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉथ चाहिए या साउथ डायरेक्शन में क्लॉथ चाहिए या व्हाटएवर किसी और डायरेक्शन में क्लॉथ चाहिए, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, लेंथ की जो क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये मैटर करता है। कितना उसका डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो उस केस में कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। उस केस में क्या होता है, आपको उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना उतना ही जरूरी होता है। एक बार इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के भी यहाँ पे आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है और एक सरफेस के ऊपर ये पड़ा है, राइट। और मैं आपको बोलता हूं कि इस पेन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कीजिए, इस पेन के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कीजिए, राइट। तो अब अगर कोई बच्चा आता है, ठीक है, और कहता है कि सर मैं ये काम करूंगा जो आप बोल रहे हो, मैं एज अ वॉलंटियर इसको करना चाहता हूं, तो आगे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसके ऊपर फोर्स जो लगानी है वो किस डायरेक्शन में लगानी है। क्या मैं इसे इस तरफ खींचूं या मैं आगे को धकेलूं या मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, आप मुझे डायरेक्शन बताइए किस तरफ इस पे फोर्स लगानी है। तो यहां से हम ये समझते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना फोर्स लगाना है, क्या उसे बहुत जोर से धक्का देना है या बहुत कम, बहुत स्लो धक्का देना है। मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। यहां पे एक आपको लाइव एग्जांपल मैं और बताना चाहता हूं जो आप सबने देखा होगा या सबने खेला भी होगा। यहां अगर हम बात करते हैं बिलियर्ड्स की, स्नूकर की, राइट। स्नूकर गेम में आपने देखा है कि वहां पे हम बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं स्टिक के साथ, राइट। बट लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी ये बहुत ज्यादा डिपेंड मैटर करता है। तो ऐसी क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप इस एग्जांपल से आपको हल्का आइडिया हो गया होगा कि वेक्टर क्या चीज है और स्केलर क्या चीज है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नाउ अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको देखने में और फील करने में लगेगा कि हाँ यार यहां पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और जैसा कि सर ने समझाया था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें जब कंबाइन होकर आती है तो उसे वेक्टर बोलते हैं। बट वो क्वांटिटीज अगर आप बुक्स में देखोगे या इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शनल क्वांटिटीज है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो है बट स्टिल एक डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो डायरेक्शन, वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आती, राइट। मैं पहले एग्जांपल देता हूं फिर उसका रीजन बताऊंगा वो क्यों नहीं आती। अगर हम बात करते हैं एंगल के बारे में, सबसे पहली चीज है एंगल, ठीक है। मेरे पास एक्स एक्सिस एक लाइन है, ठीक है। मैंने एक दूसरी लाइन के साथ एंगल बनाया, ठीक है, कुछ ऐसे,
मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस है, आपने एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन का एंगल बनाया। अब जो इसकी मूवमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ठीक है। मैं इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा हूं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है तो अगर आपने कोई ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियोस या कहीं और पे आपने ट्रिग्नोमेट्री समझा है तो आपको मालूम होगा वहां पे एंगल की डायरेक्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि एंगल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या वो एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अब मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, नीचे वाली को मूव कर रहा हूं, ठीक है, अगर नीचे वाली वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एंगल नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम इसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एंगल नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, नीचे की तरफ एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। बट स्टिल अब इस एंगल की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बट इसके कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड भी होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। नाउ अब एंगल में एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाना चाहिए था, वेक्टर कहा जाना चाहिए था। बट अगर आप देखोगे इस क्वांटिटी को हम वेक्टर ना कह के स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, बट स्टिल हम इसे एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों? एक एडिशन लॉ होता है हमारे वेक्टर्स में, लॉ एडिशन, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं बेटा वैसे उससे पूरा। एक एडिशन का लॉ होता है वेक्टर्स के अंदर, जो क्वांटिटीज उस लॉ को फॉलो करती हैं, जो क्वांटिटीज उस लॉ को फॉलो करती हैं, उन्हीं लॉज, उन्हीं क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज हम उसे फिर स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में हम उसे नहीं रखते। जो लॉ को फॉलो नहीं करते वो वेक्टर नहीं हो सकते, राइट। अब ये लॉ क्या है, यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये लॉ अगर आप डिटेल में समझाएं तो ज्यादा मजा आएगा। अनडाउटेडली जो लॉ ऑफ एडिशन है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये लॉ क्या होता है और ये कैसे दो क्वांटिटीज को, स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, राइट। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से वो एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है, राइट। नाउ अब ये तो थी एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। ऐसी एक और आप काइंड ऑफ एक्सेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, जो दिखने में लगता है कि इसमें डायरेक्शन है बट लेकिन स्टिल वो एक स्केलर क्वांटिटी ही कैटेगरी में आता है, और वो है करंट। जब करंट फ्लो होता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बच्चे जो है वो हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो उन्हें करंट के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं एक बार जो करंट चीज है, करंट जब मूव करता है, जब किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर, जब किसी भी पर्टिकुलर मेटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। और करंट के अपने यूनिट्स भी होते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि इतने एम्पियर करंट है या उतना एम्पियर करंट है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ करंट हमारा फ्लो करेगा। अब यहां पे क्योंकि करंट जब फ्लो कर रहा है और एक डायरेक्शन भी उसको मिल चुकी है और एक वो उसको मैग्नीट्यूड भी हम दे चुके हैं, जब एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाने के बाद भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आ पाती, वो स्टिल एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में ही रह जाती है। अब इसके पीछे भी सिमिलर रीजन ही है कि वो लॉ को फॉलो नहीं कर पाती, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी होगी। जो बच्चे साइंस में ये करंट के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ज्यादा समझ में आ जाएगा, बाकियों को जब मैं लॉ ऑफ एडिशन अच्छे से समझाऊंगा तब आ जाएगा। अगर मेरे पास एक यहां से करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से 1 यूनिट का, और इधर से करंट फ्लो कर रहा है 2 यूनिट का, ठीक है। तो इन दोनों करंट्स के बीच में एंगल है थीटा का, तो जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनका करंट हो जाएगा टोटल 3 यूनिट्स, ठीक है, करंट हो जाएगा 3 यूनिट्स। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये एंगल चेंज होगा, क्या यहां पे इन यूनिट्स में कोई डिफरेंस आएगा? अगर मैं यहां पे इस क्वांटिटी को, इस एंगल को बढ़ा दूं या कम कर दूं, बढ़ा दूं या कम कर दूं, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? द आंसर इज नो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे इसका जो एंगल है वो इफेक्ट नहीं कर रहा, वो इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, जो हमारी करंट क्वांटिटी है, करंट
करंट वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, तो ऐसी वेक्टर की कुछ और मैं आपको क्विक एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस जब हम मूव करते हैं तब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कोई भी डिस्टेंस फॉलो कर सकते हैं, कैसा भी डिस्टेंस फॉलो करके आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, राइट। बट अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, ए से लेकर बी तक की डिस्प्लेसमेंट की, तो उसकी आपको डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है कि आप ए टू बी जा रहे हैं या बी टू ए जा रहे हैं। उसमें आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था लेंथ जो है, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसी तरह से जो डिस्टेंस है वो भी एक लेंथ का ही काम करती है। तो जो लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन का बहुत इफेक्ट होता है। एक और एग्जांपल मैं ऑलरेडी फोर्स की एग्जांपल ले चुका हूं कि जो फोर्स होती है वो हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के अलावा जो और क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर की कैटेगरी में आती हैं वो है जैसे वेट है हमारा, जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सब जो क्वांटिटीज हैं, टॉर्क है, ये सब जो क्वांटिटीज हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर में जैसे बहुत सारा क्वांटिटीज है हमारे पास, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कितना, जैसे डिस्टेंस ऑफ लेंथ की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब क्वांटिटीज जो है वो स्केलर की कैटेगरी में आती है, राइट। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट।